बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं और आप में से बहुत से बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट ढूंढ रहे होंगे या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट ढूंढ रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो क्वेश्चंस हैं उसकी एक लिस्ट लेके आए हैं यूनिट वाइज। ये वो क्वेश्चंस हैं, अगर इनको आप अच्छे से कर लेते हैं तो आराम से आप लगभग 40 के आसपास मार्क्स ले लेंगे। और जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े हैं और अचानक से पढ़ना चाहते हैं या जिनको इस बात का डर है कि कहीं फेल ना हो जाएं, तो ये वीडियो ऐसे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से यूनिट वाइज जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप एक बार अपना सिलेबस देख लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी दो यूनिट्स मिला के आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सबसे पहले हम बताता हूँ। आप स्टार्ट करेंगे यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो आपके पास होता है के, उसका फॉर्मूला होता है एफ नॉट डिवाइडेड बाई एफ एम। इस फॉर्मूले ऊपर से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मीडियम में फोर्स कितना होगा, तो मीडियम में फोर्स निकालना होगा एफ एम इज इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाई के हो जाएगा, कोई भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। जैसे आपसे क्वेश्चन बोल देगा दो चार्जेस थे एयर में रखे हुए थे, फिर हमने उनके बीच में एक प्लास्टिक सीट रख दी, बताइए चार्ज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, सॉरी फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आप देखोगे प्लास्टिक सीट रखने का मतलब आपने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया, तो फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद आप इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जाएंगे। डाइपोल के बेसिक पॉइंट्स पहले याद करेंगे। डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू 2AQ होता है, और ये जो 2A है वो एक सिंगल एंटाइटी है, मतलब दो अलग अलग नहीं है। कहीं आपको 2 और A दोनों को अलग अलग नहीं समझना है। 2A डाइपोल का लेंथ है और Q क्या है, चार्ज है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, आइडियल डाइपोल क्या होता है वो क्वेश्चन यहाँ पे आप करेंगे। फिर डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। डाइपोल को कहाँ रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। और डाइपोल को जब आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो डाइपोल पे टॉर्क कितना होगा वो आपको निकालना है। और इसके जो स्पेशल केस हैं, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, वो दोनों भी डिस्कस करने हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, इन क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट और टॉपिक वाइज जो वीडियोज़ हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप चाहें तो वहाँ से जाके इंडिविजुअल टॉपिक्स को भी देख सकते हैं, या जिस टॉपिक में आपको डिफ़िकल्टी हो वो भी यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो हम डाइपोल के टॉर्क से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू आपके पास होता है EA कॉस थीटा। फ्लक्स की डेफिनेशन को आप अच्छे से देख लेंगे, EA कॉस थीटा। फिर फ्लक्स से रिलेटेड जो टॉपिक है वो है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट आपको कर लेनी है। और गॉस थ्योरम की 3 एप्लीकेशन है। पहली एप्लीकेशन है, एक इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन होती है और उस इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है। जैसे आप गासियन सरफेस R रेडियस का मान लेंगे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस स्ट्रेट लाइन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। एप्लीकेशन नंबर 1 है। एप्लीकेशन नंबर 2 है, आपके पास एक स्फीयर है, और स्फीयर कैसा है, सॉलिड स्फीयर है। तो स्फीयर के इंटीरियर पॉइंट के ऊपर और एक्सटीरियर पॉइंट के ऊपर, इन 2 पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और तीसरा है, जो तीसरी एप्लीकेशन है वो इस प्रकार से एक इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ द चार्ज है और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इस सीट के लिए। तो यहाँ पे E जो आप निकालोगे, जो सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट आता है। सिग्मा डिवाइड बाई क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। अगर ये थिन सीट लोगे, थिक सीट होगा, तो सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। इसके ऊपर कई बार एक क्वेश्चन ये पूछता है, आप ये भी इसके एक स्पेशल केस है, उसको भी आप करेंगे कि 2 सीट रखी हुई हैं इस प्रकार से, ये प्लस सिग्मा है, सिग्मा 1 है, ये माइनस सिग्मा 2 है। ये दोनों के दोनों सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। ये आपके पास 3 रीजन बनते हैं, इन 3 रीजन्स के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये टॉपिक्स आपको इसके अंदर से कर लेने हैं। आगे बढ़ते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन देखनी है। पोटेंशियल V स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है, V इज इक्वल टू W डिवाइड बाई Q। V इज इक्वल टू W डिवाइड बाई Q होता है। W कहाँ है, इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट तक है, और एक सिंगल चार्ज के कारण अगर मुझे V निकालना हो
तो वो के क्यू डिवाइड बाई आर होता है। सिंगल चार्ज का V इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू डिवाइड बाई आर होता है। डाइपोल के कारण निकालना हो तो V इज इक्वल टू होता है के पी कोस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और ये डिफरेंस है, देखो सिंगल चार्ज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है और डाइपोल का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। डाइपोल के ऊपर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे डाइपोल बना रहा हूँ मैं एक इस प्रकार से, यहाँ पे 0 0 -15 लिख देता हूँ या -a लिख देता हूँ, यहाँ पे -a है और ये है 0 0 +a हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपसे 2 पॉइंट देगा, यहाँ -q चार्ज है, यहाँ +q चार्ज है। डाइपोल लेंथ, तो डाइपोल लेंथ कितनी होगी, a इस साइड में है, a इस साइड में है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ मेजर करनी होती है, 2a हो गया। न्यूमेरिकल वैल्यू लूँ तो सपोज करो यहाँ -15 लिखा है और यहाँ +15 है, तो डाइपोल लेंथ आपके पास होगी 30। डाइपोल लेंथ कितनी हुई, 30। यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि डाइपोल की जो इक्वेटोरियल लाइन है, देखो डाइपोल की कौन सी लाइन है, ये इक्वेटोरियल लाइन। इस लाइन पे अगर किसी भी चार्ज को आप मूव करवाते हो तो वर्क डन पूछ सकता है, तो ऑलवेज 0 आएगा। डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे वर्क डन कितना आएगा, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल 0 है। इक्वेटोरियल लाइन का पोटेंशियल क्या होता है, 0, इसलिए इसके ऊपर वर्क डन भी कितना आएगा, 0। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा कि 0 0 -a 0 0 +a, तो ये इस एक्सिस के ऊपर चार्ज रखे हुए हमारे पास एक सेकंड चार्ज है जिसको मैं 0 से 0 तक मूव करवाता हूँ। तो देखो ये y एक्सिस में मूव करवा रहा है, y एक्सिस में मूव कराने का मतलब है यहाँ मूव करवा रहा है, तो इक्वेटोरियल लाइन पे मूव करवा रहा है, तो वर्क डन कितना आएगा, 0 आएगा। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको देखना है और उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आने की काफ़ी प्रोबेबिलिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक प्रकार का वर्क डन ही होता है, W, यहीं से निकालेंगे W इक्वल टू V इंटू क्यू, जिसको आप U से रिप्रेजेंट करते हो, V इंटू क्यू होगा। कैसा न्यूमेरिकल इसके ऊपर आएगा, न्यूमेरिकल कैसा आएगा वो देखो, इस पे न्यूमेरिकल कुछ इस टाइप से आएगा, आपसे कहेगा कि मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के कॉर्नर्स के ऊपर चार्जेस रखे हुए हैं, प्लस या माइनस जैसे भी चार्ज हो, तो एनर्जी आपको साइन के साथ ही निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। सपोज करो जैसे यहाँ पे +q चार्ज है, ये -q चार्ज है, यहाँ भी -q है, यहाँ भी -q चार्ज है, तो बोलता है इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ इस सिस्टम की। तो पोटेंशियल एनर्जी देखो कैसे बताओगे, इन 2 चार्ज की एनर्जी निकालोगे तो आपके पास आएगा k + q इंटू -q, तो -k q1 इंटू q2 q स्क्वायर डिवाइड बाई ये डिस्टेंस, सपोज करो मैंने x मान ली, x। फिर इसका और इसका तो प्लस कितना हो जाएगा, k q स्क्वायर डिवाइड बाई ये साइड मैंने y मान ली, y। इसका और इसका प्लस k q स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो गया, ये साइड x है, x। फिर इसका और इसका तो -k q स्क्वायर डिवाइड बाई x हो गया। और देखो डायगनली भी इंटरेक्शन होता है, तो मतलब एक स्क्वायर होगा या एक रेक्टेंगल होगा तो 6 पेयर्स बनेंगे आपके पास, 6 पेयर्स नहीं मतलब 6 पोटेंशियल एनर्जी बनेंगी आपकी, 1 2 3 4, एक इसका 5 और एक इसका 6, मतलब 6 इंटरेक्शंस होंगी तो 6 पोटेंशियल एनर्जी निकलेंगी। तो इन दोनों की भी पोटेंशियल एनर्जी निकाल देनी है, इसकी निकालेंगे तो माइनस आएगी, माइनस कितना आएगा, k q स्क्वायर, और डायगनल कितना होता है, इसका डायगनल निकाल लेंगे, ये x है और ये कितना था, y, तो हो जाएगा √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और इसका कितना हो जाएगा, माइनस माइनस है, प्लस k q स्क्वायर और √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, जो भी आए सोल्व कर दो। एक एग्जांपल मैंने बता दिया है। 3-4 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें ऐसे भी पूछ सकता है कि इनको मुझे सेपरेट करना है, क्या करना है, इनको सेपरेट करना है, तो बताइए वर्क डन कितना होगा। तो उसमें आपको क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, उसमें आप ये देखेंगे कि जो वर्क डन होता है उसमें आप क्या देखेंगे कि जो वर्क डन होगा W दैट इज इक्वल टू होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। W किसके बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, ये वाली आई, फिर इनको अलग अलग करना है तो फाइनल एनर्जी हो जाएगी 0, क्योंकि इन्फिनिटी पे जाएंगे ये, तो फाइनल एनर्जी हो जाएगी 0। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल करके एनर्जी निकाल लेंगे, वर्क डन आ जाएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, इन्फिनिटी से कॉर्नर्स के ऊपर सेट करना है, तो इनिशियल 0 हो गई, फाइनल वाली ये हो गई। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि जैसे मान लीजिए एक स्क्वायर था, ये वाला जो था इसको मैं यहाँ पे लेके आ गया, या फिर ऐसे कहे कि स्क्वायर की साइज को डबल कर दिया,
स्क्वायर की साइज को हाफ कर दिया, तो क्या करोगे, स्क्वायर था एनर्जी निकाल लो, फिर डबल किया तो साइड को डबल करके एनर्जी निकाल लो। एक बार एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आया था, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के कॉर्नर्स के ऊपर चार्जेस रखे हुए और ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस वाले चार्ज को इस मिड पॉइंट पे फिक्स कर दिया, इसको यहाँ कर दिया और इसको यहाँ कर दिया, मूव करवा दिया, मिड पॉइंट पे मूव करवा दिया, तो एक नई ट्रायंगल ये बनी। बताओ वर्क डन कितना होगा। तो क्या करना है, इनिशियल है वो निकाल लेंगे, फाइनल में साइड हाफ हो गई है वो निकाल लेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वर्क डन आ जाएगा। ओके, इसमें से आपको ये कर लेना है पोटेंशियल वाले में से। फिर इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आपको करना है वो करना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। किसका करना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दो केस है मेरे पास, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है विद एयर और एक है विद डाइलेक्ट्रिक। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से कर लेने हैं अगर आपको नहीं आते हैं। और सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट अगर जो मैंने बताए हैं इनमें से भी अगर आप इंपॉर्टेंट ढूंढ रहे हो, इंपॉर्टेंट में से भी इंपॉर्टेंट ढूंढ रहे हो, तो गॉस थ्योरम विद एप्लीकेशन, टॉर्क ऑन द डाइपोल और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये 3 क्वेश्चन आप जरूर कर लेना। इनकी प्रोबेबिलिटी 90% प्लस है एग्जाम में आने की। फिर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब जाते हैं तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कर लेनी है। क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन कर लेनी है और उसका जो डेरिवेशन है वो कर लेना है। फॉर्मूला आएगा VD इज इक्वल टू EV टो डिवाइडेड बाई ML। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन आता है, मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, वैसे तो माइनस साइन लग के आता है साथ में, ठीक है। इस रिलेशन से हम ओम्स लॉ को ड्राइव करते हैं, V इज इक्वल टू IR, और वहाँ से R का फॉर्मूला मेरे पास आता है ML डिवाइड बाई N E स्क्वायर A टो। R का फॉर्मूला क्या आया, R इज इक्वल टू ML डिवाइड बाई N E स्क्वायर A टो। और यहाँ से मेरे पास एक आता है टेम्परेचर डिपेंडेंस। क्या आता है, टेम्परेचर डिपेंडेंस। तो देखो आप देखते हो R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है रिलैक्सेशन टाइम के। R किसके प्रोपोर्शनल है, रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट निकल के आता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है, और वो ये है, ये रिजल्ट है ओनली फॉर मेटल्स। किसके लिए है रिजल्ट ये, ओनली फॉर मेटल्स। अगर सेमीकंडक्टर्स होगा तो सेमीकंडक्टर्स के लिए होगा, सेमीकंडक्टर के लिए R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, ठीक है, सेमीकंडक्टर के लिए। और इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये रिलेशन होता है, कंडक्टर्स के लिए ये होता है। और ये ग्राफ्स हैं रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के, ये ग्राफ कर लेने हैं। ये टेम्परेचर है, ये किसका है, ये सेमीकंडक्टर का, ये कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन के लिए है, ये कंडक्टर्स लाइक कॉपर वगैरह है उसके लिए है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंस के ग्राफ आपको कर लेने हैं। यूनिट में जब आगे चलते हैं इसमें, तो इसमें आपको सेल करना है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। जो सेल है ना, सेल को सीरीज में जोड़ते हैं, सेल को सीरीज में जोड़ते हैं, तो सीरीज में अगर सेल को कनेक्ट करेंगे आप तो EMF ऐड हो जाएगा, पैरेलल में करोगे तो 1/, हो जाएगा। ओके, जब आगे जाएंगे इसमें तो आगे 2 क्वेश्चन आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी तो 95% है चांस एग्जाम में आने की। वो है किरचॉफ्स लॉ, क्या, किरचॉफ्स लॉ करने हैं और व्हीटस्टोन ब्रिज करना है। किरचॉफ्स लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज, ये यूनिट नंबर 2 में से कर लेना है। यूनिट नंबर 3 में से आपको करना है बायट-सावर्ट लॉ। क्या करना है, बायट-सावर्ट लॉ के 2 एप्लीकेशन हैं। पहली एप्लीकेशन तो ये है कि मेरे पास इस प्रकार से कोई रिंग है और उस रिंग की एक्सिस के ऊपर मुझे मैग्नेटिक फील्ड B निकालना है, और फिर एक्सिस के ऊपर से मुझे सेंटर के ऊपर भी निकालना है। कहाँ निकालना है, एक्सिस पे निकालना है, और फिर कहाँ पे निकालना है, सेंटर के ऊपर निकालना है, बायट-सावर्ट लॉ यूज़ करते हुए। और इसी पर से क्वेश्चन कुछ एक इस टाइप से बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, आपसे कहेगा कि एक रिंग ये है, ये इसका सेंटर है, दूसरी रिंग ये है इस प्रकार से, ये इसका सेंटर है, दोनों का कोसेंट्रिक है, सेंटर दोनों का कॉमन है। और आप ये बताओ कि ये जो वाला जो पॉइंट है, सेंटर जो कॉमन सेंटर है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो आप क्या करोगे, इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड या तो इस डायरेक्शन में आएगा या नीचे की डायरेक्शन में आएगा, डिपेंड करेगा आप करंट को कैसे ले रहे हो। सपोज करो करंट को मैं ऐसे लेता हूँ, ये वाले डायरेक्शन में लेता हूँ तो इसका हो गया ऊपर की तरफ, इसका करंट में इस डायरेक्शन में लेता हूँ तो इसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इधर।
ये मैंने B1 मान लिया, ये B2, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B इधर आएगा, जो होगा B इज इक्वल टू रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। और अगर दोनों आइडेंटिकल हैं तो B इज इक्वल टू हो जाएगा B रूट 2, क्योंकि B1 B2 दोनों बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका एक स्पेशल केस है, इस टाइप के क्वेश्चन हैं वो आप देखेंगे। उसके बाद एम्पियर सर्क्यूटल लॉ इसमें से करना है। क्या करना है? एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। और एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की 2 एप्लीकेशन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, दोनों 3 एप्लीकेशन है, तीनों एप्लीकेशन कर लेनी है। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कितना आता है? B इज इक्वल टू म्यू नोट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण। और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड तुमने निकाला था B इज इक्वल टू, वो आया था म्यू नोट आई डिवाइड बाई 2R। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक इस सेंटर के ऊपर इतना आता है, रिंग के सेंटर पे इतना आएगा, और स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का इतना आएगा। एक इसमें है आपके पास सोलेनोइड है, ये सोलेनोइड की एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सोलेनोइड की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर के आउटसाइड और इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये आपको यूनिट नंबर 3 में करने हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 3 में से, और वो वाला क्वेश्चन ये है, ट्रैजेक्टरी करनी है चार्ज पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड में। B मैग्नेटिक फील्ड है, B मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे एक ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें कोई चार्ज पार्टिकल इस प्रकार से V वेलोसिटी से एंटर करता है, तो उसकी ट्रैजेक्टरी क्या होंगी? तो 3 केस आते हैं मेरे पास। ये जो थीटा है, थीटा 90 डिग्री हो सकता है, थीटा जो है वो 0 डिग्री हो सकता है, और थीटा है वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 डिग्री हो सकता है। तो अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो पाथ होगा सर्कुलर। रोटेशन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री है तो पाथ होगा स्ट्रेट लाइन, कोई फोर्स फील नहीं करेगा, F इज इक्वल टू 0 आएगा। थीटा अगर इसके बीच में करता है तो पाथ क्या होगा? हेलिकल होगा। पाथ क्या होगा? हेलिकल। नेक्स्ट, जब इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो हमें करना है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, ये टॉपिक करना है। फिर इसके बाद 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स आते हैं, 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, इनके बीच में फोर्स निकालना है और उसको यूज करते हुए 1 एम्पियर को डिफाइन करना है। किसको डिफाइन करना है? 1 एम्पियर को डिफाइन करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट टॉपिक इसके अंदर जो इन सभी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये आपको कर लेना है। और गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी है करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, और गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट यूनिट में मूव करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो यूनिट है उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट जो है वहाँ से, उसमें आपको क्या करना है? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या करना है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज के जो 2 लॉ थे वो करने हैं, दोनों के दोनों। और सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, फैराडेज लॉ, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन कर लेने हैं। लेंजेज लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और लेंजेज लॉ के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको आप ज़रूर देखना है, 1-2 न्यूमेरिकल्स लेंजेज लॉ के, कि लेंजेज लॉ के न्यूमेरिकल्स आपको मिस नहीं करने हैं। ठीक है, सभी वीडियोज़ के कॉन्सेप्ट पॉइंट हैं, कॉन्सेप्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके आप देख लेना। लेंजेज लॉ के आप वहाँ से कर लेंगे। ठीक है, फिर आप आगे जाएंगे, नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे इस यूनिट के, तो मीन और एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला याद करके रखेंगे, उस पर न्यूमेरिकल बनेगा और काफ़ी जगह यूज़ होता है। जैसे आरएमएस वैल्यू होती है वोल्टेज की, V इज इक्वल टू V0 डिवाइड बाई √2, करंट की होती है I इज इक्वल टू I0 डिवाइडेड बाई √2। ये पीक वैल्यू है और ये आरएमएस वैल्यू है। और कोई भी सर्किट होता है, किसी भी सर्किट में ऑलवेज आरएमएस करंट फ्लो करता है, ये बात भी ध्यान रखना। फिर आपके पास सर्किट में इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर होते हैं, उससे एक LCR सर्किट बनता है। तो LCR सर्किट का सिर्फ फेजर याद करना है आपको। क्या करना है? फेजर डायग्राम LCR सर्किट का। LCR सर्किट का क्या करना है? फेजर डायग्राम करना है। काफ़ी आसान है, आप ऐसे याद करेंगे LIC,
LIC करके याद करेंगे, अच्छे से याद हो जाएगा। LIC क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC। मीनिंग क्या हुआ? L का मतलब इंडक्टर, तो आप वोल्टेज एक्रॉस इंडक्टर मान सकते हो या इंडक्टिव रिएक्टेंस XL मान सकते हो। I करंट है सर्किट का, और जिधर करंट उधर रेजिस्टेंस होता है, तो VR मान सकते हो आप इसको, या ओनली R मान सकते हो। अगर रेजिस्टेंस निकालोगे तो R मान लो, वोल्टेज निकालोगे तो VR मान लो। और C का मतलब हो जाएगा VC, वोल्टेज एक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, जब इसका इम्पीडेंस तुम निकालोगे, यहाँ से एक बात और देखो, फेजर पूछेगा तो देखो इस फेजर को पढ़ना है आपको किधर? एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे रीड करना है। याद करोगे LIC क्लॉकवाइज, पढ़ोगे फिर किधर? LIC पे आए, फिर वोल्टेज देखनी तो C से I की तरफ चलो, CIL की तरफ जाओ। किधर जाओ? CIL। अगर आप ये सर्किट लोगे, कैपेसिटिव सर्किट लोगे, तो कैपेसिटिव सर्किट में आप देखते हो वोल्टेज लैग बिहाइंड है, फेज एंगल जो होगा फाई वो 90 डिग्री होगा। उसमें करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग करती है। यहाँ जाओगे जब रजिस्टिव सर्किट होगा, देखो वोल्टेज और करंट सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे फेज एंगल 0 होगा, फेज डिफरेंस 0 होगा। जब आप इंडक्टिव सर्किट में जाओगे तो देखो इधर जा रहे हो ना, वोल्टेज आगे है, करंट पीछे है, तो यहाँ भी फेज एंगल 90 डिग्री है, बट वोल्टेज लीड कर रही है और करंट क्या कर रहा है? लैग बिहाइंड है 90 डिग्री से। इसका जो इम्पीडेंस आता है Z इज इक्वल टू, वो आता है √R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, XL माइनस XC होल स्क्वायर, ये कर लेना है। और इसका जो फेज एंगल निकालना है टेंजेंट फाई, वो होता है VL माइनस VC डिवाइड बाई VR, या फिर तुम इसको याद कर सकते हो XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R। ये करके आप यहाँ से फेज एंगल निकाल लेंगे। पावर फैक्टर का फॉर्मूला है कोस फाई, दैट इज इक्वल टू R बाई Z। तो पावर फैक्टर पर से न्यूमेरिकल आ जाता है कई बार, पावर फैक्टर का न्यूमेरिकल आप देखेंगे। और रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है? XL इज इक्वल टू XC हो जाता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो चैप्टर है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें आप छोड़ सको, क्योंकि क्वेश्चन ही 3 बनते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? इंपॉर्टेंट है उसमें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो वेलोसिटी मिलेगी। ओके, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है और उसके यूजेस हैं, इसमें से कुछ नहीं छोड़ना। 3 मार्क्स की यूनिट है, अच्छे से पढ़ लोगे तो 3 के 3 मार्क्स आपको इसके अंदर से मिलेंगे। ऑप्टिक्स में चलते हैं। ऑप्टिक्स में सिर्फ आपको सेलेक्टेड टॉपिक बताता हूँ, काफ़ी बड़ी यूनिट है। पूरी यूनिट कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, पूरी यूनिट करने का टाइम आपके पास नहीं है, तो जो टॉपिक बता रहा हूँ उनको आप अच्छे से कर लेंगे तो ऑप्टिक्स आपकी अच्छे से हो जाएगी। क्या क्या करना है? TIR 101% करना है। TIR और TIR से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं TIR से? एक तो TIR की कंडीशंस क्या हैं, वो तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। एक ये बनता है कि जो साइन C है वो 1 रिफ्रैक्टिव, क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन है। TIR के ऊपर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार आता है इस प्रकार से। ये प्रिज्म दिया, ये राइट एंगल्ड प्रिज्म देगा कुछ इस टाइप से, और इस प्रिज्म से इस प्रकार से 2 और 3 कलर्स इस प्रकार से स्ट्राइक करते हैं और कहेगा ट्रेस द पाथ ऑफ रेज। ये यहाँ स्ट्राइक करेंगे, यहाँ तक तो ऐसे कैसे आ जाएंगी? उसके बाद किसका TIR होगा, कौन इधर से निकलेगी, कौन इधर निकलेगी, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। ठीक है, TIR का टॉपिक करेंगे। TIR के टॉपिक से आगे निकलते हैं, फिर आप प्रिज्म फॉर्मूला करेंगे। प्रिज्म फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा M डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई साइन A बाई 2। इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है और इसका डेरिवेशन भी आ सकता है। न्यूमेरिकल भी आ सकता है और डेरिवेशन भी आ सकता है। प्रिज्म फॉर्मूला का डेरिवेशन भी करना, 1-2 इसके न्यूमेरिकल भी सोल्व करके रखना। लेंस मेकर फॉर्मूला, नेक्स्ट क्या करना है आपको इसमें? लेंस मेकर फॉर्मूला करना है। लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई μ1, 1/r1 माइनस 1 डिवाइड बाई r2। ये लेंस मेकर फॉर्मूला कर लेना है। सिंपल फॉर्मूला में आपने ऐसे पढ़ रखा होगा, μ माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1 डिवाइड बाई r2, लेंस मेकर फॉर्मूला। और लेंस मेकर फॉर्मूला पे कभी कभी न्यूमेरिकल पूछता है। कैसे न्यूमेरिकल पूछता है वो आपको बता देता हूँ। जैसे ये लेंस मेकर फॉर्मूला है, ठीक है, आपसे बोलेगा एक कॉन्वेक्स लेंस था, उसको पहले एयर में रखा हुआ था, एयर से उसको वाटर में डिप कर दिया, बताओ फोकल लेंथ में क्या चेंज आया? एयर में था, वाटर में डिप कर दिया, फोकल लेंथ में क्या चेंज आया? इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन समझा नहीं रहा हूँ,
टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो टॉपिक अगर आपको समझना है तो वहाँ से देख लें आराम से। ओके, आगे चलते हैं। ये सभी टॉपिक्स करने के बाद जब आप वेव ऑप्टिक्स में जाएंगे तो वेव ऑप्टिक्स में 2 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। पहला तो वेव फ्रंट क्या होती है, डेफिनेशन पूछ लेते हैं वेव फ्रंट की। वेव फ्रंट की डेफिनेशन और इसके टाइप्स। फिर हाइजन प्रिंसिपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइजन प्रिंसिपल मुझे ऐसे लग रहा है कि 100% चांस है एग्जाम में हाइजन प्रिंसिपल आने के। और जो हाइजन प्रिंसिपल है, हाइजन प्रिंसिपल की 2 एप्लीकेशन हैं। एप्लीकेशन इन द सेंस बोलेगा हाइजन प्रिंसिपल को यूज करते हुए आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव कीजिए यूजिंग हाइजन प्रिंसिपल। ये अच्छे से कर लेंगे आप। ये मुझे ऐसा लगता है कि 100% एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। और बेसिक फॉर्मूले आप अगर आप कर सकते हैं तो आपका जो इंटरफेरेंस है उसके बेसिक फॉर्मूले देख लीजिए, टाइम है तो। जैसे आपके पास मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या होता है, मिनिमा का फॉर्मूला क्या होता है, स्लिट विड्थ, और उसका एक क्वेश्चन आता है आपके पास, इसमें न्यूमेरिकल आता है क्या, जो इंटेंसिटी होती है आई वो प्रोपोर्शनल टू होती है स्लिट विड्थ के, आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाई आई मिनिमम, दैट इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी होल स्क्वायर। इसके 1-2 न्यूमेरिकल्स आप देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। इसके न्यूमेरिकल देख लें, अच्छी बात है। नहीं देख पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑप्टिक्स से जब आगे निकलते हैं तो हमारे पास आता है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसके अंदर क्वेश्चन ही 3 हैं, लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन्स इक्वेशन एंड डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से मोस्टली न्यूमेरिकल पूछने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो मैं ये आपको सजेस्ट नहीं कर सकता कि इसमें आपको ये छोड़ना है, ये नहीं करना, क्योंकि 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस आप करना। ये लगभग 5 और 6 मार्क्स की यूनिट आपको मिलेगी ड्यूअल नेचर वाली, क्योंकि ड्यूअल नेचर और एटम एंड न्यूक्लियाई मिला के 12 मार्क्स की हैं। एटम और न्यूक्लियाई सबसे छोटी यूनिट है, एटम और न्यूक्लियाई। इस यूनिट में से आपको कुछ नहीं छोड़ना, एटम और न्यूक्लियाई में से पूरी यूनिट को अच्छे से करना है। और फिर जब आप आगे जाते हैं तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस 7 मार्क्स की यूनिट है, सबसे छोटी सबसे आसान यूनिट है। इसमें से ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसको आप एक्सक्लूड कर सको। क्यों, मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। जो आपके पास सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूनिट है उसमें क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना एन टाइप और पी टाइप का, ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, ये वाला क्वेश्चन आपको कर लेना है। और पीएन जंक्शन जब बनता है तो 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या होते हैं, पीएन जंक्शन की बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग। बाइसिंग जब करते हैं तो डिप्लेशन लेयर पे क्या फ़र्क पड़ता है, कब विड्थ इंक्रीज होती है, कब डिक्रीज होती है, ये क्वेश्चन कर लेना है। आपके पास जो ग्राफ है फॉरवर्ड बायस का, रिवर्स बायस का, वो ग्राफ कर लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर कर लेना है। 7 मार्क्स यूनिट है, अच्छे से पढ़ लेंगे, एक बार ध्यान से देख लेंगे, कोई न्यूमेरिकल नहीं है तो 7 के 7 मार्क्स इस यूनिट में से आ जाएंगे। तो ये कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे जिस पे मैं ये आशा कर रहा हूँ कि एग्जाम में आएंगे। और मेरा ये मानना है कि 90% प्लस चांसेज हैं जो टॉपिक मैंने डिस्कस किए इसमें से एग्जाम में आने की। अगर ये टॉपिक्स अगर आप पढ़ लेते हैं सारे, और जो यूनिट्स आपको बताई हैं, देखो क्या, फिर से रिपीट करता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ड्यूअल नेचर, एटम न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ये जो 4 यूनिट हैं, ये जो 4 यूनिट्स हैं, ये नियरली 20 मार्क्स के आसपास के यूनिट्स हैं। जैसे एटम न्यूक्लियाई ड्यूअल नेचर मिला के कितने मार्क्स हैं, 12 मार्क्स की है। 7 मार्क्स की आपकी है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, कितने हो गए 19, और 3 मार्क्स की है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, 22 मार्क्स। इन यूनिट्स में तो कुछ भी नहीं छोड़ना, अगर इनको आप पढ़ लेंगे ना, 2 या 3 बार पढ़ लेंगे तो भी आप आराम से 19 मार्क्स के आसपास ले सकते हो। और बाकी जो टॉपिक्स हैं उसको पढ़ेंगे तो आराम से आप 35, 34 अभी भी तैयारी कर लेंगे। अगर आज से स्टार्ट करेंगे ना तो भी 35 से 34 मार्क्स इजीली ले लेंगे। जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना। बेस्ट ऑफ लक।